नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस समय सर्वाधिक चर्चा का विषय बने हुए नीतीश कुमार। आज हम उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, छोटा सा विश्लेषण करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में स्थापित योग, ध्यान से समझना, योग किस तरह का योग बना हुआ है, वो आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई नेगेटिव योग है, किसी तरह से ग्रह की युति इस प्रकार से हो रही है कि वो आपको, आपके करियर को, आपके जीवन को, आपकी उन्नति को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका कितना ही अच्छा समय क्यों नहीं चल रहा हो, वह नेगेटिव योग आपके पैरों को पीछे की तरफ खींचता रहेगा। इसी तरह कुंडली में अगर कोई राजयोग विद्यमान हो, ऐसा कोई योग हो जो आपको निरंतर उन्नति देना चाहता है, सफलता देना चाहता है, तो आपके जीवन में कितना ही बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, यानी कि दशाएं, महादशा, अंतरदशाएं, गोचर कितना ही नेगेटिव क्यों नहीं चल रहा हो, वो पॉजिटिव जो योग है वो आपको पीछे से धक्का देके आगे बढ़ाता रहेगा। इसको समझने के लिए सबसे शानदार कुंडली है नीतीश कुमार जी की और राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी की चर्चा मैंने अपने एक आर्टिकल में की हुई है, रीड माय हॉरोस्कोप पे जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। नीतीश कुमार जी की चर्चा आज हम यहाँ पे करते हैं, छोटे से रूप में करेंगे। आप जल्दी से समझ लेंगे कि योग का महत्व क्या है। तो नीतीश कुमार जी की जो मिथुन लग्न की कुंडली है, उसके दसम भाव में स्थापित जो राजयोग है, ध्यान से समझना, राजयोग कैसे बन रहा है। सिर्फ शुक्र की उच्च स्थिति को राजयोग मत समझ लेना। कोई भी अपनी जन्म कुंडली निकाल के देखने लगे, अरे मेरे कुंडली में तो दसम भाव में उच्च का ग्रह बैठा हुआ है। कई लोग ऐसा देखते हैं, कई लोगों को ऐसी प्रिडिक्शन भी की जाती, किताबी पढ़ी हुई, कि आपके 10th हाउस में अगर कोई ग्रह उच्च का विद्यमान हो तो आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। और आप अपनी कुंडली में देखते हैं वो योग विद्यमान है, लेकिन आपको तरक्की नहीं मिल रही है। तो यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर शुक्र के उच्च का होना जो मालवी योग बनाता है, मैं उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं। और आप में से बहुत से व्यक्तियों की कुंडली में वो राजयोग, मालवी योग होगा, लेकिन वो उसके सुखद अनुभव नहीं भोग रहे होंगे। यहां पर जो शुक्र उच्च का बेटा हुआ है, वह तो एक राजयोग है जिसके प्रभाव बहुत ज्यादा सुफल नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा जीवन में प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन उसके साथ उपस्थित मंगल ने जो योग बना के दिया है इस पत्रिका को, दैट इज द एक्चुअल राजयोग। इस राजयोग ने जो मंगल और शुक्र का, जिसमें शुक्र उच्च का होकर दसम भाव में विराजित है, इस राजयोग ने नीतीश कुमार को वो क्षमता दी है कि राजनीति में इनको संघर्ष कम करना पड़ा। राजनीतिज्ञ इस बात का संघर्ष करते हैं कि नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे। सेकंड और बहुत शानदार राजयोग है, इसके अंदर एक छोटा सा एक गहन योग है, उसको मैं आपको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन आसानी से समझाना, समझे जाने वाला एक और राजयोग बनता है जहां पर लग्नेश बुध, मिथुन लग्न है ना, लग्न का स्वामी बुध हो गया, लग्नेश बुध और दशमेश गुरु, इन दोनों ने स्वतः युति करके नवम भाव के अंदर स्थापित हो गए। तो ये सेकंड तरह का राजयोग बनता है जिसमें लग्नेश और दशमेश, जो पाराशर में राजयोगियों की परिभाषा दी गई है, उसमें लग्नेश और दशमेश त्रिकोण में जाके बैठ गए हैं। तो लग्न का, केंद्र का और त्रिकोण का एक महालक्ष्मी नारायण योग इनकी पत्रिका में बन गया है। तो अगेन ये इनको सत्ताधारी हमेशा बना के रखना चाहता है। तीसरा, एक और वंडरफुल चीज है इनकी पत्रिका के अंदर, लग्नेश जो इनको रिप्रेजेंट करता है, दशमेश जो इनके कार्य की पद्धति को या इनके कार्य को रिप्रेजेंट करता है, और तृतीय से सूर्य जो इनकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है और चक्कर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों मिलके पुनः इनको ऑपर्चुनिस्टिक बना रहे हैं। अब इनके थोड़े से समय का अध्ययन कर लेते हैं। 2005 के आसपास तक, जब तक इनको मंगल की महादशा नहीं आई थी, लेकिन मंगल की महादशा आते से ही इनके जीवन के अंदर राजयोग शुरू हो गया। ध्यान रखना, मंगल अपने आप में राजयोग देने वाला प्लानिट नहीं है इनके लिए, एकादशेश होके मंगल पापी है। लेकिन उच्च के शुक्र का जो मालव्य योग है, जो पूरी तरह से अपने आप में अकेला सुफल नहीं होता है, मंगल की महादशा आने पर वो मालव्य योग जाग जाता है और 2005 के आसपास ये सत्ता के केंद्र में आते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। इससे पहले जब बने थे 7 दिन की सरकार थी, वो गिर गई थी। तो ये जो मंगल की पूरी दशा चलती है अगले 7 साल तक, तो ये 5 से लेके 12 तक एक तरह से स्थिर दिमाग के साथ अपनी सरकार चलाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस मंगल के उतरते ही राहु की महादशा 2012 में शुरू होती है और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड होते हैं,
बीजेपी की तरफ से कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो धीरे धीरे नीतीश उनसे कटने लगते हैं। तो 2012 के बाद जो राहु की महादशा आती है वो इनको निश्चित रूप से प्रभावित करती है, अलग तरह से सोचने पर प्रभावित करती है, एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव टाइम जो शुरू होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, राजयोग इतना महत्वपूर्ण इनकी पत्रिका में, और जो राहु की महादशा आई है वो भी राजयोग, जो केंद्र और त्रिकोण का योग बना हुआ है नवम भाव में, उसके साथ बैठा हुआ राहु है, तो वहां पे वो राजयोग को भंग नहीं करता है लेकिन डिस्टर्ब जरूर करता है। तो धीरे धीरे वो वहां से बीजेपी से छटकने लगते हैं, अलग जाते हुए दिखाई देने लगते हैं। और फाइनली जब राहु के अंदर गुरु का इंटरमीडिएट पीरियड आता है 2014 के आसपास, तो ये बीजेपी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ने राजयोग बना रखा है, कर्म क्षेत्र तय कर रखा है, लेकिन अब राहु चल रहा है तो वो कार्य क्षेत्र को थोड़ा सा झटक देगा। राहु के अंदर गुरु, और गुरु और राहु की युति नवम भाव में है, तो गुरु थोड़ा सा वहां पर अपने कार्यगत स्वभाव को, कार्य की श्रृंखला को डिस्टर्ब करता है, लेकिन राजयोग से विमुख नहीं करता है। तो ये सुंदर राजयोग होने के कारण ये जीवन के अंदर जो राहु की महादशा है उसको भी सुफल रूप में ही भोग रहे हैं, क्योंकि राहु मंगल की तरह, मंगल भी पापी है, राहु भी पापी है, लेकिन राहु मंगल की तरह पाप प्रभाव ना देकर गुरु और बुध की साथ बैठने के कारण उनके प्रभावों को शुभ योगों के रूप में दे रहा है। हालांकि डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके बाद चीजों को बार बार बदलते रहते हैं, क्योंकि राहु ऑलमोस्ट चल ही रहा है इनको। अभी रिसेंटली जो घटना इनके साथ हुई है, अभी 2 दिन पहले इन्होंने जो वापस अपना पाला बदला है, देखिए सूर्य का जब प्रत्यंतर था 25 जनवरी 2024 तक, तब तक इनको अपनी पार्टी बदल लेनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। मतलब उस समय इनका मन ऐसा हो रहा था कि मुझे निकल जाना चाहिए, उसके 1-1.5-2 महीने से चल रहा होगा सूर्य के प्रत्यंतर के कारण। सूर्य तृतीयेश का स्वामी योग है, कार्य क्षेत्र के साथ बैठा हुआ है, तो कार्य क्षेत्र के अंदर चक्कर डालना चाहता है। इन्होंने उसके बाद 25 के बाद बीजेपी का दामन थामा है, यानी कि प्रत्यंतर था चंद्रमा का, जो इनकी पत्रिका में छठे भाव में नीच का है और शनि से दृष्ट है। तो निश्चित रूप से अब जो आगे डगर होने वाली है इनको काफी कठिनाई और परेशानी देने वाली होने वाली है। ये जो इन्होंने अभी पाला बदला है, देखिए राजयोग बना हुआ है, सदैव ही ये पद पे रहे, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि इनके पद छूट जाएंगे, लेकिन जो इनकी एक इमेज है, जो इनकी एक पॉजिटिविटी थी, जिनके पीछे लोग भागते थे या राजनीतिक अपने साथ रखना चाहते थे, अब डेफिनेटली वो डाउनग्रेड होनी चाहिए। इनको अब राजनीतिक जीवन में और ज्यादा चुनौतियों और समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि योग अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो बुरा समय या नेगेटिव प्लैनेट भी उन योगों को हल्का फुल्का ही प्रभावित कर पाते हैं, लेकिन व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को ज्यादा डगमगा नहीं पाते हैं। इंटरनली चूंकि चंद्रमा नीच का शनि से दृष्टि है, राहु की महादशा चल रही है, तो इंटरनली हम नहीं जान सकते, लेकिन इंटरनली वो डेफिनेटली बहुत सारी मानसिक समस्याओं से जूझते होंगे, बहुत सारी परेशानियों को दिमाग में हैंडल करते होंगे, क्योंकि नीच के चंद्रमा का प्रत्यन चल रहा है। तो ये जो शुक्र का अंतर है जून 2023 से लेके 2026 तक का, ये जो शुक्र इनका उच्च का मालवीय योग बना के बैठा हुआ है, मुझे लगता है अब शुक्र अपनी क्षमता से इनको परिणाम देगा, जिसके अंदर करियर के अंदर बोलते ना मालवीय योग बहुत शुभ होता है, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन में दसम भाव में बैठा हुआ है शुक्र, मंगल से युति बनाया, तो मंगल ने जितना राजयोग दिया था शुक्र अब उतना नहीं दे पाएगा। जून 2023 से लेकर 2026 के बीच इनको राजनीतिक चुनौतियों को हैंडल करना पड़ेगा और इमेज के अंदर गिरावट इनको देखने को मिलेगी। संघर्ष इनका थोड़ा ज्यादा मुझे बढ़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन पसंद आया, कुंडली की रीडिंग पसंद आई, तो इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए, मुझे फेसबुक पर और इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।